ये आकाशवाणी है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर अ नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। You will now listen to the proceedings during the question hour in Rajya Sabha. माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, Honorable members, question hour, question number 61, श्री अनिल प्रसाद हेगड़े। प्रश्न संख्या 61। श्री अनिल प्रसाद हेगड़े, क्या ग्रामीण विकास मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या मंत्रालय द्वारा भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण संबंधी कार्यक्रम के लागू किए जाने के बाद देश के किसी राज्य में लिंग के आधार पर भूमि स्वामित्व अभिलेखों का रखरखाव किया जा रहा है? यदि हाँ, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जो अपने डिजिटल अभिलेखों में जोत की भूमि से संबंधित क्रियाशील सर्वेक्षणों से अलग पुरुष और स्त्री के स्वामित्व वाली भूमि के अभिलेखों को पृथक करने में सक्षम हैं? और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? ऑनरेबल मिनिस्टर, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, एक प्रति सवा पटाल में रख दिया गया। श्री हेगड़े, सप्लीमेंट्री नंबर 1, whether the government thinks that, sit down, supplementary number 1, whether the government, Mr. Hegde, your supplementary, sir, in the context of Meera Paibis, who are the women's group of Manipur, I would like to pointedly ask a question to the minister that whether the government thinks that with the intent of ensuring gender neutrality, maintaining gender-wise information in land records helps assess the extent of land owned in Manipur. Honorable Minister, Honorable Minister, for getting to know Honorable Minister, land in Manipur in terms of land ownership vis-a-vis. Honorable member has to confine his supplementary to the question. Yes, sir. We expect some kind of relevance. This is on gender disaggregated. Ask your supplementary. I asked one. Ask your supplementary. Second supplementary. Yes. मिजोरम में हिंदू नीतियों को का पलायन हो रहा है। Whether मिजोरम में हिंदू नीतियों whether such monitoring of gender disaggregation of data in Manipur helps the government to give more focus on such areas where Honorable Minister, Manipur women and the third. question number 62, श्री ईराना कडाडी। प्रश्न संख्या 62। श्री इरणन कडाडी, क्या शिक्षा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि उन्नत भारत अभियान के तहत की गई प्रमुख पहलों और देश भर के ग्रामीण समुदायों पर पड़ने वाले उनके प्रभाव का ब्यौरा क्या है? कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली ग्रामीण संस्थाओं की संख्या कितनी है और कार्यक्रम में उनकी भागीदारी के स्वरूप और उनके विशिष्ट कार्य क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है? इस कार्यक्रम के द्वारा किस हद तक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की गई है और इसमें क्या प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप किए गए हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने की दृष्टि से इसका क्या प्रभाव पड़ा है? और क्या इस कार्यक्रम से कर्नाटक में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच विकास संबंधी अंतर को पाटने में सहायता मिली है? और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? धन्यवाद महोदय। श्री ईराना कडाडी। धन्यवाद महोदय। ऑनरेबल मिनिस्टर, सप्लीमेंट्री। धन्यवाद महोदय। उन्नत भारत अभियान के माध्यम से सरकार ग्रामीण इलाकों में उच्च शिक्षण संस्थानों की सहायता से उत्कृष्ट कार्य कर रही है।
मेरे मंत्री जी से प्रश्न है कि जिस प्रकार ग्रामीण इलाकों की समस्या सुलझाने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया, क्या सरकार उसी तरह शहरी इलाकों की मूलभूत समस्याओं की निवारण के लिए उन्नत भारत योजना के देश के शहरी इलाकों में भी लागू करेगी? श्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। माननीय सदस्य ने उन्नत भारत अभियान के बारे में प्रश्न पूछ के बहुत सराहनीय काम किया है। उन्नत भारत अभियान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकसित भारत की ओर जाने के लिए भारत की नई पीढ़ी को विशेष करके उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के मन में समाज के प्रति समर्पण भाव बनाना, लोक समस्या के बारे में अवगत कराना, संवेदनशीलता खड़ा करने की एक अनोखा प्रयास है। आज उस कार्यक्रम के माध्यम से देश की 3,480 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस उससे जुड़े हुए हैं। IIT दिल्ली उसकी सेंट्रल कोऑर्डिनेटर है। ये प्रारंभिक अवस्था में गांव की साथ जुड़ाव रखता है, लेकिन इसकी व्यापक दायरे में भारत की लोक समस्या, भारत की जन आकांक्षा और भारत को विकसित करने की जो एम है उसी में हम काम करते हैं। और सदस्य जी को मैं आश्वस्त करता हूं, ये उन्नत भारत अभियान UBA ये आने वाले दिनों में भारत की सभी इलाका का लोक समस्या के प्रति उच्च शिक्षण संस्थानों के द्वारा संवेदनशीलता से जुड़ेगी। उन्नत भारत को दायरे को बढ़ाने के लिए हुए क्या सरकारी स्कूल जैसी केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय की भी इस योजना के अंतर्गत शामिल करेगी, जिससे वहां शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों की ग्रामीण इलाकों की समस्या और उसके निवारण करने के लिए कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, अभी तो उन्नत भारत अभियान उच्च शिक्षण संस्थान तक सीमित है, अभी इसको और बड़ा करना है। देश में हमारी 50,000 कॉलेज है, स्कूल हो या कॉलेज हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आउट ऑफ क्लास एजुकेशन के बारे में जोर देती है, इसीलिए भारत सरकार भी एक भारत श्रेष्ठ भारत, युवा संगम ऐसे कार्यक्रमों का भी आयोजन करती है। आज तो फिलहाल उन्नत भारत अभियान उच्च शिक्षण संस्थान तक सीमित है। क्वेश्चन नंबर 63 श्री विक्रमजीत सिंह साहनी। प्रश्न संख्या 63 श्री विक्रमजीत सिंह साहनी, क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि पिछले 3 वर्षों में मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप MANF के लाभार्थियों, विशेष रूप से सिख और महिला लाभार्थियों की वर्षवार, राज्यवार और पंजाब के संबंध में जिलावार संख्या कितनी है? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि MANF कार्यक्रम को बंद करने से अल्पसंख्यक छात्रों की शिक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ेगा? यदि हाँ, तो क्या सरकार ने MANF को बंद करने से कोई फीडबैक अध्ययन कराया है, रिपोर्ट तैयार कराई है? और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? क्या सरकार MANF को बंद करने के इस फैसले पर पुनर्विचार करने और इसे बहाल करने की योजना बना रही है? और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? प्रधानमंत्री क्यों डरते हो? सर, मैं ये दरखास्त करूंगा कि जो एक बात कह के कि जो ऑनरेबल मिनिस्टर, माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, जो सप्लीमेंट्री प्रधानमंत्री सदन में आओ। सर, सप्लीमेंट्री नंबर 1 प्रधानमंत्री जी सदन में आकर मणिपुर पर जवाब दीजिए। नहीं आते प्रधानमंत्री जी उनको भी ये सदन में मौलाना आइए। का स्कीम चलनी चाहिए। और आपको मैं दरखास्त प्रधानमंत्री सदन में आओ। आप कृपा करके प्रधानमंत्री सदन में आओ। आप कृपा करके ये मणिपुर पे ये चर्चा करवा लीजिए। और प्लीज यूज योर गुड ऑफिसेस
to have discussion on Manipur. प्रधानमंत्री लोकसभा में आकर बयान देना चाहिए। ये stalemate should be ended. कैसे हो सकती है सरकार? Through you, I would like to know from the Honourable Minister whether the government has data regarding the number of beneficiaries, especially tribal and women beneficiaries, in the last 3 years throughout the country, including Odisha. Honourable Minister, if you look at the annexure with regards to the number of beneficiaries state-wise, it is given. However, community-wise breakup is not maintained by the bank. क्वेश्चन नंबर 64 श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 64 श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी, क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश में अनाथ बच्चों की संख्या के संबंध में आंकड़े उपलब्ध हैं? यदि हां तो विगत 3 वर्षों के दौरान अनाथ बच्चों की राज्यवार संख्या कितनी है? क्या देश में अनाथ बच्चों के अधिकारों और उनके कल्याण के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम उपलब्ध है? यदि हां तो तत्व संबंधी ब्यौरा क्या है? प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार कितने बच्चों को शामिल किया जाता है? क्या देश में अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए बजट आवंटन किया जाता है? यदि हां तो तत्व संबंधी ब्यौरा क्या है? और उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि प्रदान की गई है और कितने बच्चों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। Answer pertaining to the question pertinently is laid on the table of the House with regards to question number 64. क्वेश्चन नंबर 65 श्री एडी सिंह। प्रश्न संख्या 65 श्री एडी सिंह, क्या शिक्षा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT ने पाठ्य पुस्तकों को युक्ति संगत बनाने की अपनी कवायद के रूप में पुस्तकों में से कई अध्यायों को हटा दिया है और उनमें कई अध्यायों को शामिल किया है? इस कवायद का क्या औचित्य है? क्या ऐसा किसी समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जा रहा है? और यदि हां तो इस समिति की संरचना और अधिदेश का ब्यौरा क्या है? The point is that I can only ask supplementary if North-East survives. There is problem in Manipur, spreading over to Mizoram, Meghalaya. Honorable Minister. 64, 65. श्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। Sir, answer is laid on the table of the House, but he is asking something else. He is talking about Manipur. Sir, he has not asked any question. क्वेश्चन नंबर 66 डॉक्टर अमी याजनिक। प्रश्न संख्या 66 शिक्षा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन में होने वाली सतत गिरावट के क्या कारण हैं? जैसा कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के प्रतिवेदन में कहा गया है। क्या वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारत के प्रतिनिधित्व और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए कोई दीर्घकालिक योजना या कार्यनीति तैयार की गई है? यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? और क्या सरकार ने अनुसंधान, निष्कर्ष, संकाय गुणवत्ता, अवसंरचना और वित्त पोषण के संबंध में भारतीय विश्वविद्यालयों को पेश आ रही प्रमुख चुनौतियों की पहचान करने के लिए कोई व्यापक मूल्यांकन कराया है? यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और इन मुद्दों से निपटने के लिए सरकार की क्या योजना है?
चंद्रशेखर। प्रश्न संख्या 67 श्री जी.सी. चंद्रशेखर, क्या ग्रामीण विकास मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के अंतर्गत कर्नाटक सहित राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधि का ब्यौरा क्या है? ख वर्तमान वर्ष के दौरान मनरेगा के अंतर्गत राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में कितने श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया? और ग मनरेगा के अंतर्गत परिवारों को कितने दिनों के लिए रोजगार प्रदान किया गया? तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है? क्वेश्चन नंबर 68 श्री संत बलबीर। प्रश्न संख्या 68 श्री बलबीर सिंह, क्या ग्रामीण विकास मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के अंतर्गत वर्ष 2021-22 के दौरान 98,000 करोड़ का बजट रखा गया था, लेकिन वर्ष 2023-24 के दौरान इसे घटाकर 60,000 करोड़ कर दिया गया है? यदि हाँ, तो इसमें कटौती किए जाने के क्या कारण हैं? ख इस कटौती के कारण देश में कितने श्रमिक प्रभावित हुए हैं और काम से वंचित हो गए हैं? और ग विगत 3 वर्षों के दौरान राज्यवार कितनी राशि संवितरित की गई है और उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्हें इस राशि का संवितरण किया जाना शेष है और इसके क्या कारण हैं? मणिपुर ही मणिपुर है। ऑनरेबल मिनिस्टर, मणिपुर। क्वेश्चन 69 श्री जीवीएल नरसिम्हा राव। श्री जीवीएल नरसिम्हा राव, क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क आंध्र प्रदेश से ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी द्वारा अनुशंसित जातियों की सूची का ब्यौरा क्या है? ख क्या आंध्र प्रदेश के सभी जिलों के संबंध में ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करने के लिए एनसीबीसी द्वारा तुर्पु कापू जाति की सिफारिश की गई है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ग क्या आंध्र प्रदेश से ओबीसी की केंद्रीय सूची में कलिंग वैश्य, सिस्त, करनालू और सोंडी जातियों को शामिल करने के लिए एनसीबीसी द्वारा सिफारिश की गई है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और घ क्या आंध्र प्रदेश से उपरोक्त जातियों को शामिल करने के लिए सिफारिश प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? सर, क्वेश्चन नंबर 69 ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर। मंत्री बोलेगा तब तो सप्लीमेंट्री वन। In the reply given, Honorable Minister has stated that no recommendation has been received from the state government. Ask your supplementary. Yes, sir. I'm asking supplementary only for caste, Turku Kapus, Sister Karnams, Kalinga Vaishyas and Sodis. These are very backward castes. Ask your They are in the state list. And I want to ask the minister whether the state government has sent a recommendation for including these castes in the central list of OBCs. Minister. Honorable Minister, respond to supplementary. Sir, can I repeat? क्या राज्य सरकार से कोई क्वेश्चन नंबर 70 श्री ब्रजलाल। राज्य सरकार। You asked it, you get it. No, मंत्री जी जवाब दे रही है सर। 69 सर, 69। Mr. GVL Narasimha Rao. Yes sir. Ask your supplementary with clarity. What do you want? So I would like to ask the Honorable Minister whether state government of Andhra Pradesh has sent a recommendation for including Turpu
Turpukapus, Kalinga Vaishyas, Sister Karnams and Sondi castes in the central list of OBCs? Honorable yes Minister. or no? Honorable Minister. महोदय, आपके माध्यम से माननीय संसद को मैं अवगत कराना चाहती हूँ, आंध्र प्रदेश सरकार से ऐसे जातियों को ओबीसी में शामिल करने के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं आया। राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा तो हम लोग विचार करेंगे। Supplementary 2. So, my second supplementary is to include Turpukapus, Sister Karnams, Kalinga Vaishyas and Sondis in the central OBC list. What is the procedure to be adopted to include them in the central list? I would like to request the Minister for clarity. Honorable Minister. माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से भूमिगत रूप से अच्छे से उसको छानबीन करके प्रॉपर वे से हमारी ओबीसी कॉर्पोरेशन कमीशन में उसका पर्चा आए, उसका सब कुछ मिला के हमारे पास उसका पेपर भेजे, हम उसके लिए तैयार हैं। उसको आए ठीक तरीके से उसको आए हमारे पास, हम उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए प्रस्तुत है। नंबर 70 श्री ब्रजलाल। क्वेश्चन नंबर 70 श्री ब्रजलाल। प्रश्न संख्या 70 श्री ब्रिजलाल, क्या सहकारिता मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार देश में सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है? और प्रारंभ में देश के किन किन हिस्सों में इन विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी? उनके प्रारूप और सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए स्वीकृत और जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है? Honorable Minister. क्वेश्चन नंबर 71 डॉक्टर अनिल जैन। प्रश्न संख्या 71 डॉक्टर अनिल जैन, क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार राजमार्गों पर बाहुबल्ली बाड़ लगाने की योजना बना रही है? यदि हाँ तो उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां प्रारंभिक चरण में उक्त बाहुबल्ली बाड़ों का लगाया जाना प्रस्तावित है? बाहुबल्ली बाड़ लगाए जाने से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को क्या लाभ मिलने की संभावना है? धन्यवाद चेयरमैन। धन्यवाद चेयरमैन साहब। ये जो अपोजिशन के लोग जो क्वेश्चन मैं क्वेश्चन ही सर क्वेश्चन 71 राज्य सरकार ऑनरेबल मिनिस्टर, क्या सरकार राजमार्गों पर बाहुबल्ली बाड़ लगाने की योजना बना रही है? ऑनरेबल मिनिस्टर क्वेश्चन 71 ऑनरेबल मिनिस्टर लपेट देना सप्लीमेंट्री वर्ड मंगाल। मेरा प्रश्न है माननीय मंत्री महोदय से, राज्य सरकार बाहुबल्ली बाड़ लगाने की जो योजना बना रही है उसमें कितनी जगहों पर बाड़ लगाई जा रही है और उत्तर प्रदेश में किन किन राजमार्गों पर और बाढ़ लगी है? पश्चिम बंगाल। ऑनरेबल मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। सर, ये इसका पहली बार प्रयोग किया गया है, इसके बारे में सब टेस्टिंग किया गया। ये इको फ्रेंडली है और स्टील के बजाय बाम्बू का क्रैश बैरियर बनाने के बारे में सब अप्रूवल मिल गए हैं। कल छत्तीसगढ़ में एक पायलट प्रोजेक्ट करने का हमने निश्चित किया है और ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने के बाद स्टील के बजाय बाम्बू का क्रैश बैरियर होगा और वो इको फ्रेंडली होगा, जिसके कारण वनवासी क्षेत्र में आदिवासियों को काम मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में लगभग बाम्बू काफ़ी उपलब्ध है, वहाँ भी ये क्रैश बैरियर बनेगा। और जो एक्सिस कंट्रोल रोड बनाते हैं जिसमें जानवर और लोगों ने रोड में आना नहीं चाहिए, उसका भी उपयोग हमने करने वाले हैं और ये बहुत सक्सेसफुल हुआ है, इको फ्रेंडली है और लोहे की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका अल्टरनेटिव है। और पहला प्रयोग छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं और उसको बाद में पायलट प्रोजेक्ट होने के बाद पूरे देश में इसका प्रयोग करेंगे। सेकंड सप्लीमेंट्री बाढ़ लगाए जाने से ग्रामीण क्षेत्रों को क्या क्या लाभ मिलने की संभावनाएं हैं? ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, ये ग्रामीण क्षेत्र को ही लाभ मिलेगा क्योंकि किसान वेस्ट लैंड पर बाम्बू लगाएंगे। बाम्बू से इथेनॉल बन रहा है आसाम में, बाम्बू से अचार बनता है, बाम्बू से कपड़ा बनता है और चाइना में बाम्बू की बहुत बड़ी इकोनॉमी है।
हमारे देश में भी बाम्बू की इकोनॉमी खड़ी होगी और इसके क्रैश बैरियर के कारण लोहे की बचत होगी। ये काम करने के लिए वनवासियों को, ग्रामीण लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और बाम्बू का ये क्रैश बैरियर अगर सक्सेसफुल हुआ तो जो इतने बड़े प्रमाण पर रोड बना रहे हैं उसमें स्टील के बजाय क्रैश बैरियर बाम्बू का बनेगा और जो एक्सिस कंट्रोल होता है ये भी बाम्बू और इसका पूरा काम ग्रामीण लोगों को मिलेगा, कृषि क्षेत्र को मिलेगा और जंगल क्षेत्र में जो विशेष रूप से वनवासी है उनको इसका फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 72 श्री तिरुचि शिवा। प्रश्न संख्या 72 श्री तिरुचि शिवा, क्या शिक्षा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में सर्व शिक्षा अभियान SSA के तहत राज्य केंद्र शासित प्रदेश वार कितने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का उन्नयन किया गया है? ख स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के नामांकन की नवीनतम दर क्या है और उन राज्यों के नाम क्या क्या हैं? उन्होंने उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में महत्वपूर्ण प्रगति की है। और ग स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर छात्राओं के नामांकन की दर की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है? नॉट प्रेजेंट ऑनरेबल मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। Answer is laid on the table of the House. क्वेश्चन नंबर 73 श्री बी पार्थ सारथी रेड्डी। प्रश्न संख्या 73 श्री बी पार्थ सारथी रेड्डी, क्या ग्रामीण विकास मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क देश में किसी एक आवास के निर्माण पूरा करने में लगने वाले औसत समय की तुलना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY-G के तहत तेलंगाना में किसी एक आवास के निर्माण में लगने वाले औसत समय का ब्यौरा क्या है? और ख तेलंगाना के उक्त योजना के तहत गृह ऋण लेने की दर क्या है और लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं? He should answer. क्वेश्चन नंबर 73 श्री बी पार्थ सारथी रेड्डी, नॉट प्रेजेंट। ऑनरेबल मिनिस्टर श्रीमती PT उषा, क्वेश्चन नंबर 74। प्रश्न संख्या 74 श्रीमती PT उषा, क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क चालू वित्तीय वर्ष सहित विगत 3 वर्षों के दौरान पोषण अभियान योजना के तहत केरल राज्य को आवंटित की गई धनराशि के साथ साथ उक्त योजना के तहत इसी अवधि के दौरान अव्ययित और अप्रयुक्त धनराशि का ब्यौरा क्या है? ग गर्भवती महिलाओं, माताओं और बच्चों सहित इस योजनाओं के कुल लाभार्थियों जिन्होंने चालू वित्तीय वर्ष तक धनराशि प्राप्त की है की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है? ग क्या सरकार ने उक्त योजना के प्राथमिक लाभार्थियों में कुपोषण के मामलों की पहचान करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और घ क्या पोषण अभियान योजना के कार्यान्वयन से लक्षित समूहों को समग्र पोषण प्राप्त हुआ है? और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ऑनरेबल मिनिस्टर श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, महिला एवं बाल विकास मंत्री। Sir, answer is laid on the table of the House. सप्लीमेंट्री 1। Thank you for the opportunity for allowing me to raise the important matter in the House, sir. A silent revolution is taking place in the country. It is not held on street, but among the women and children of India. The Poshan Abhiyan scheme, which has successfully addressed malnutrition and improved nutritional outcome for children, pregnant women and lactating mothers. The focus programs for delivering a high-impact package of interventions in the first 1,000 days of the children's life. In fact, creating a new India where children of robust health and peak intelligence will become the most important stakeholders who will lead this nation. In this connection, I would like to ask through that whether the government is intending to increasing the capacity of Anganwadis in the country by converting them
as early childhood care and education centers? If yes, whether the pilot project be held in the state with high utilization rate of Poshan Abhiyan fund like Kerala? If so, please write details thereof. Honorable Minister. Sir, may I beg your indulgence to state officially on the floor of this house that to have a legend like P.T. Usha not only ask a question with regards to the Prime Minister's flagship scheme called Poshan Abhiyan, but also in detail understand the national flagship program, pay homage to the capacity of women and children in the country, additionally to ask questions about issues regarding malnutrition and opportunities for women and children, sir, is indeed a privilege to witness as minister. My compliments to P.T. Usha ji. Those who heckle her while she speaks about the issues of malnutrition, those who heckle her, especially inching closer to her mic, possibly have not even contributed 1/3 to this country's glory as P.T. Usha has done. Insofar as with P.T. Usha's question, I would like to hear sir elaborate. Poshan Abhiyan technologically now reaches out to more than 10 crore beneficiaries across the children, across the nation. 94% of them are Aadhaar verified, thereby making it the largest nutrition program in the world that is being successfully run. I must also here say, currently 13 lakh Anganwadis are under the ambit of Poshan Abhiyan. We have held meetings with states, including the state of Kerala, where we have assured that mini Anganwadis will now be converted into full-fledged Anganwadis if the state so desires. Sir, as is known to a legend like P.T. Usha, the Prime Minister envisioned the new education policy after a hiatus of 3 decades, under which additional care has been given to early childhood education, namely even Bal Vatikas. Ours is a partnership with the Ministry of Education to ensure across private and public sector early childhood education and care is prioritized. I must also, sir, complimenting you for your patience, further extend and tell Ms. P.T. Usha that we have, in conjunction with all states, taken the best practices of all states to impart early childhood education in the mother tongue across the country. States have proactively joined us in this endeavor. Yet again, sir, I reiterate my gratitude for your patience and P.T. Usha for our contribution to the country. Supplementary number 2. Question number 75, Dr. Shantanu Sen. प्रश्न संख्या 75 डॉक्टर शांतनु सेन। क्या सहकारिता मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2021 के अनुसरण में सहकारी क्षेत्र में किए गए सुधारों से प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या का ब्यौरा क्या है? ख इन किसानों द्वारा प्राप्त लाभों जैसे कि ऋण सुविधाओं तक बेहतर पहुंच, बाजार संपर्क, प्रशिक्षण के अवसर इत्यादि का ब्यौरा क्या है? ग क्या सरकार ने वंचित समुदायों, महिलाओं और सीमांत किसानों को शामिल करने और इस क्षेत्र के दायरे में सबको समान रूप से लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कोई लक्षित उपाय किए या करने की योजना बना रही है? और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? Supplementary 1. Sir, my first supplementary, why can't our learned Prime Minister, sir, my first supplementary, why can't our learned Prime Minister find some time to come to the house and address the Manipur issue? I tell you, honorable members, this house is required to know what our constitutional provisions are. There are rulings of this house. Constitution is very clear. It's a collective responsibility. Any minister can reply. This chair has given this direction earlier. The honorable member need to know it. We cannot afford to be ignorant. And it was pain to me that in question hour, when
there was a question regarding women and children. We were not involved. We need to be careful about it. Honorable Minister, question number 75. आंसर सबको पर रखा है. Any supplementary? Honorable member, you are persisting to tell everyone that you are ignorant of Constitution, ignorant of rules of this House. You are not aware of the directions given by this chair earlier. I am so sorry, you are misconceived. It was such an important occasion. We had number of good questions. There should have been involvement of the House all around. Question, however, is important. It is heart of parliamentary debate. It gives an opportunity to members to ask questions to the government, enforce accountability, transparency, and the government also benefits by wisdom and inputs of the honorable members. On women and child, there was such comprehensive response. I expected lady members and others to particularly ask searching questions. It is not a pleasant duty, honorable members. We must avail the upper house time. Every second has to fructify into public gain, into national gain. Can we filter away these opportunities? Honorable members, out of 1.4 billion people, only few get the opportunity to be in this house, the House of Elders, the upper house. We are required to discharge our obligations. We are required to discharge our duties. And all that we do is, we shout, we create ruckus, we create indecorous behavior. It was good for Mr. Tiruchi Siva to rise and remind me of Rule 235, and everyone violated it. What have you to say? Your sane voice is not being listened to others. अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे. You were listening to the proceedings during the question hour in Rajya Sabha. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.